दर्शकों, जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। 15 मार्च को मुंबई में होगी वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों की घोषणा। अकोला में पत्र परिषद के दौरान एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने दी जानकारी। नांदेड़ में ईवीएम हटाओ देश बचाओ की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने घंटानाद आंदोलन। बुल्ढाना में भालू और जंगली सुअर की दहशत, 3 अलग अलग जगह हमला कर नागरिकों को किया जख्मी। वन विभाग का उदासीन रवैया आया सामने। अब खबरें विस्तार से। अकोला में पत्र परिषद के दौरान एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने राज्य के वंचित बहुजन आघाड़ी के 22 और अतिरिक्त 26 उम्मीदवारों की घोषणा 15 मार्च मुंबई में किए जाने की बात कही। साथ ही 22 उम्मीदवार अब पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस चाहे तो 22 उम्मीदवारों को अपना एबी फॉर्म और सिंबल दे सकती है, ऐसा भी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कहा। मागच्या 3 दिवसापासून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अण्णाराव पाटील लातूरचे, त्याच्याचबरोबर असणारं लक्ष्मण माने साताऱ्याचे, हे काँग्रेसबरोबर असणारं बोलणी करत होते। 22 जागा आम्ही जाहीर केल्यात, त्याचं करायचं काय याच्यावरती एक चर्चा होती। काँग्रेस पक्षाला आमच्याकडून प्रस्ताव देण्यात आला की जागेंचा संबंध आमचा नाही, RSSचा जसा संबंध आहे संविधानाच्या चौकटीमध्ये आणणं, तशाच पद्धतीने लोकशाहीचं सामाजिकरण झालं पाहिजे आणि लोकशाहीच्या सामाजिकरणाचा एक भाग म्हणून समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकाला उमेदवारी देणं हे राजकीय पक्षाचं कर्तव्य आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। तेव्हा प्रस्ताव हा देण्यात आला काँग्रेसला की ज्या 22 जागा डिक्लेअर केलेल्या आहेत त्या आता विड्रॉ करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। तेव्हा काँग्रेस पक्षाने ह्या 22चे 22 उमेदवार स्वीकारावे। वंचित बहुजन आघाडीचा एबी फॉर्म लावण्याच्या ऐवजी काँग्रेसने आपला एबी फॉर्म लावावा, ही ऑफर काँग्रेस पक्षाला त्या ठिकाणी देण्यात आली। पहिल्या प्रश्नावरती जशी काँग्रेसची नकारात्मक भूमिका आहे, तशाच रीतीने मला जे काही रात्री कळवण्यात आलं त्यामध्ये 22 उमेदवार स्वीकारण्यामध्ये सुद्धा नकार आहे, अशी असताना परिस्थिती आहे। कारण विचारण्यात आलं तर त्यावेळेस एवढंच सांगण्यात आलं की आमच्या पथडीतले नाही। आता जेव्हा आमच्या पथडीतले नाही असं मी ज्या ठिकाणी मानतो, त्यावेळेस आमच्या कुटुंबातले नाही अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा आता आम्ही असं मानतोय की काँग्रेस बरोबरच्या असणाऱ्या सगळ्या चर्चेचे प्रस्ताव संपला आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो। कारण का 22 जागा आम्ही ज्या जाहीर केल्या त्या आम्ही मागे घेऊ शकत नाही। काँग्रेसला आम्ही असणारं ऑफर दिली होती की 22च्या 22 किंवा त्याच्यापैकी ज्या कोणी तुम्हाला स्वीकारायचं असेल 22 पैकी त्या तुम्ही असणारं स्वीकारा। काँग्रेसने एबी फॉर्मवरती त्या उमेदवारांना उभी केली तर आमची काहीही हरकत नाही। त्या उमेदवारांनाही आम्ही असणारं ते विचारलं होतं, त्यावेळेस त्यांनीही म्हटलं की आमची असणारी हरकत नाही, आम्ही काँग्रेस पक्षावरती काँग्रेस पक्षाच्या एबी फॉर्मवरती आणि चिन्हावरती लढायला त्या ठिकाणी तयार आहोत। परंतु काँग्रेसकडून होकार न आल्यामुळे आमच्या दृष्टीने आता असणारं या चर्चा पुढे जातील असं आम्हाला काही दिसत नाही। आणि म्हणून आज आणि उद्या 2 दिवस पक्षाचे वंचित बहुजन आघाडीचे जे प्रमुख आहेत ते सगळेजण बसणार आहेत।
उरलेल्या उमेदवारीच्या संदर्भात निर्णय केला जाईल आणि 15 तारखेला मुंबईतून पूर्ण 48चे 48 उमेदवारांची यादी ही जाहीर केल्या जाईल। महाराष्ट्रातलं जे काही राजकीय चित्र बदलतंय त्यातून सरळ सरळ आम्हाला असताना दिसते की हा निवडणुकीचा एकमेकांच्या विरोधातला जो आहे तो वंचित बहुजन आघाडी आणि BJP सेना असाच लढा महाराष्ट्राच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये आम्ही असताना त्या ठिकाणी बघतोय आणि म्हणून काही चॅनल्सनी आम्हाला 6 जागा दाखवल्या असतील तरी जसजसा वेळ जाईल तसतसा आकडा वाढत जाईल असं मी त्या ठिकाणी मानतो। ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ इस विषय को लेकर भारी बहुजन महासंघ व वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नांदेड़ जिलाधीश कार्यालय के सामने घंटानाद आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिलाध्यक्ष डॉक्टर संघरत्न कुरहे, मोहन राठौर, योशनील मोगले सहित भारी बहुजन महासंघ MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज ईवीएम मशीन हटाने के बारे में किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पहले ही इत्तला कर दिया था कि 11 मार्च को आपको ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ इस मोहर के इस हेडिंग के नीचे आपको आंदोलन करना है। हम इसीलिए यहाँ पे भारी बहुजन महासंघ, वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM पक्ष की ओर से हम यहाँ पे ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ इस घंटानाद आंदोलन हम कर रहे हैं। जो आंदोलन जो पूरे महाराष्ट्र में आज हो रहा है और उसका पूरा नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब कर रहे हैं। ईवीएम मशीन हटाने के बारे में आज तक भी जहाँ पर भी जो सरकार आई है उसमें नांदेड़ की भी सरकार जो आई है उसमें पूरा ईवीएम मशीन के घोटाले की वजह से ही आए वाले हैं और ऐसे घोटाले नहीं आना चाहिए। और ये ईवीएम मशीन एक तरह का हुकुमशाही डिटेक्टरशिप इस ईवीएम में आ रही है, इसलिए ईवीएम मशीन हटाना चाहिए और बैलेट के पेपर के माध्यम से इस आने वाली जो लोकसभा है विधानसभा है होनी चाहिए। इसलिए हम ये यहाँ पे घंटानाद आंदोलन कर रहे हैं, घंटी बजा के इस ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ इस नारा लगा रहे हैं। दुनिया के सभी प्रगत राष्ट्र में मतदान जो होता है तो बैलेट पेपर के ऊपर होता है, लेकिन भारत में जो है ईवीएम मशीन लाने की वजह से जो सामान्य जनता है उन्हीं को अपने मतदान का जो अधिकार है वो यूज करने में कठिनाई होती है। अपना जो नुमाइंदा है उस नुमाइंदे को अपना वोटिंग जाता है या नहीं है इसी का विश्वास जनता को नहीं है और इसी का फायदा लेकर आज जो ये सरकार राज कर रही है इसका जो बेस है, इसका जो आधार है ये ईवीएम मशीन है। ये ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ इसका आदेश बाबा साहब अम्बेडकर भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में दिया है। और इस घंटानाद आंदोलन के जरिए हम सारी जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है ये सरकार जनता का विश्वासघात करके सामान्य लोगों के विश्वास के विरुद्ध यहाँ पर मतदान पे घोटाला करके जो घोटाले करके सरकार आ रही है। क्यों? तो लोकशाही बचाने के लिए ये हर एक अपने भारत में लोग लोकशाही चाहते हैं और ये जो अपना वजन डाल रहे हैं ये सरकार, तो ये सरकार ने ईवीएम हटाना और बैलेट पेपर से वोटिंग लेना ये हमारा मकसद है। अब यही नहीं है तो इससे पारदर्शिता आ जाएगी। सब लोग बोलेंगे कि ये बराबर आ गए, नहीं तो तुम अपना लगा रहे कौन सा भी बटन दबाए तो आपका चाह रहा है। ऐसा बहुत सारा हमने सुना है। इसीलिए ये हम आक्रोश आंदोलन, ये जो ईवीएम हटाओ ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा पवित्र लेने वाला आंदोलन है। इसीलिए आपको सब भारतीय को जो लोकशाही है वो बचाने का न्याय मिलेगा, ये हमारा।
बुल्ढाना के हनतखेड़ परिसर में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग मजदूर पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को 3 दिन होने के बावजूद वन विभाग द्वारा कोई मजदूर का हाल जानने नहीं पहुंचा। वहीं भालू ने एक डॉक्टर पर भी हमला किया। बुल्ढाना में अलग अलग जगह पर भालू और सुअर ने हमला कर 3 लोगों को घायल किया, लेकिन वन विभाग का उदासीन रवैया बरकरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दगड़ूबा मोरे उम्र 60 वर्ष ये राम लांडे के खेत में मजदूरी करने पहुंचे हुए थे, जहां उन पर अचानक भालू ने गंभीर रूप से हमला कर जख्मी कर दिया, जिससे दगड़ूबा के सिर, छाती व हाथ व पीठ बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में उपचार हेतु पहुंचाया। इस घटना के बावजूद वन विभाग द्वारा अब तक इस घटना के मामले में कोई बात नहीं की गई। मजदूर की पत्नी ने बताया कि 3 दिन हो जाने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा अब तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं ली गई। गावामध्ये अस्वल ही 8-10 दिवसापासून फिरत आहे, त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची टीम आली, त्यांनी तिला पूर्ण दिवस दिला, परंतु त्यांना ती पकडण्यात आली नाही किंवा त्यांनी काळजीपूर्वक तिचा नागरिकांची संरक्षण करण्यात ते असमर्थ राहिले आणि त्याचा परिणाम हा आहे की गावात 2-3 ह्या केसेस झाल्या आणि दुर्दैवाने आज माझा नंबर लागला। तरी देवाची कृपा आहे की मला जास्त हानी न राहता थोडासा किरकोळ मारहाण केली, देवाने मला बचावले। तरी वन विभागाने या गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष देऊन पुढील कारवाई करावी, जेणेकरून नागरिकांचे जीवनाला धोका होणार। इतना ही नहीं, बुल्ढाना परिसर में लगातार भालू और सुअर द्वारा लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर 3 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी किया गया। इस दौरान डॉक्टर आसिफ एक मरीज का उपचार करने हेतु तरोड़ा पहुंचे हुए थे, जहां इन पर भालू ने हमला कर इन्हें जख्मी कर दिया। बीते कुछ सप्ताह से कोतली, तरोड़ा, नीमखेड़, धामनगांव, बड़े खरबड़ी आदि ग्रामों के खेतों में व रास्तों पर दिन ब दिन भालू व जंगली सुअर के हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इन हमलों के पश्चात वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। कहने को सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन नतीजे के दौर पर ना ही भालू को और ना ही सुअर को पकड़ा गया। इन हमलों की वजह से नागरिकों के मन में डर है। किसान व सामान्य नागरिकों द्वारा मांग की जा रही है कि परिसर में नुकसान पहुंचाने वाले वन्य प्राणियों का स्थलांतर किया जाए। कुठे गेले होते? शेतात। कोणाच्या शेतात? लांडे, राम बोलाटे। कशासाठी गेले होते शेतामध्ये? कामाले। मग काय झालं? काय ते पुन्हा आलं, तर पुन्हाच्या पारी असं आलं, एकदमच झाले अंगावर। वन विभागावाले कोणी आलं होतं का? हां, वन विभागाचं आलं तर कोणी नाही ना। रिपोर्ट दिला का मग तुम्ही? दिलं का? किती दिवस झाले? 3 दिवस झाले, 3रा दिवस। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटर मशीन और वीवीपैट मशीन के संदर्भ में जन जागृति करने के लिए बुल्ढाना में चुनाव अधिकारी ने चुनाव मशीन और वीवीपैट मशीन कैसे काम करती है ये प्रत्यक्ष तौर पर करके दिखाया और उनकी दुविधा को दूर कर उनके सवालों का जवाब दिया। इस दौरान बड़ी तादाद में नागरिक मौजूद थे। हे CU, BU आणि वीवीपॅट आहे। मेन ह्याच्यामध्ये आपण CU मध्ये पहिल्यांदा बॅलेट दिल्यानंतर जो वोटर आहे तो ह्याच्यामध्ये वोटिंग करणार आहे। ज्या उमेदवाराला आपण मत दिलेलं आहे त्याच उमेदवाराला आपलं मत गेलेलं आहे का याची खात्री करण्यासाठी आपल्याला इथे वीवीपॅटमध्ये ते दिसणार आहे। पुढे या स्क्रीनवर 7 सेकंद त्या स्क्रीनवरती चिठ्ठी राहणार आहे, ज्याच्यामध्ये त्या उमेदवाराचा नंबर, अनुक्रमांक, समोरचं चिन्ह आणि त्याचं नाव हे दिसणार आहे। याचा मेन उद्देश असा आहे की उमेदवाराला पुन्हा एकदा खात्री होणार आहे। हे समोर लाईट लागतोच आपण ज्यावेळी वोट देतो तेव्हा, पण अजून एकदा खात्री करण्यासाठी की ज्या उमेदवाराला मत दिलेलं आहे त्याच उमेदवाराला ते मत गेलेलं आहे का याकरता आपल्याला वीवीपॅटचा म्हणजे यूज होणार आहे। आणि आत्ता आपण जे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 मध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर आता आपले वीवीपॅट असणार आहे CU। अकोला के तेल्हारा में रविवार को 50 वर्षीय रमेश हागे की हत्या की खबर से पूरे परिसर में तनाव था। पुलिस इस हत्या के आरोपी को ढूंढने में लगी थी, लेकिन इस मामले में पत्नी ने पति की हत्या करने का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी ने बताया कि पति शक के करने और मारपीट से परेशान होकर उसने देर रात सोए हुए पति पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
रविकुमार रमेश यांनी जी पोलिसांना खबर दिली की त्याचे वडील रमेश हागे हे घरासमोर मृत पावले आहेत, अंगावर जखमा आहेत आणि कोणावर संशयाने अशी खबर दिल्याने आम्ही घटनास्थळी भेट दिली. घटनास्थळी वस्तुस्थिती पाहिल्यानंतर तो खुनाचा प्रकार दिसून आला. त्यामुळे आम्ही सदर ठिकाणी आयकर युनिट, डॉग युनिट, LCBचे पथक, SDPO साहेब सर्व आम्ही गेलो आणि एकंदर चौकशीवरून असं दिसून आलं की बा ही जी घटना केली ही घरातल्याच कोणतरी व्यक्तीने केली असावी. कारण तो जी डेड बॉडी जी होती ती घराला लागून घरासमोरच होती आणि इतर व्यक्तीचं कोणी जे आहे की बा खून करून दुसरीकडे खून करून एवढ्या आतमध्येपर्यंत नेऊ शक्य नाही. आणि मृताच्या जी आत्महत्या केल्याबाबत जी सुसाईड नोट मिळून आली, मृताच्या अंगावरील कपडे जळाले होते, तर कागदाची सुसाईड नोट ही जळाली असती. एकंदर आमचा संशय हा घरातील व्यक्तीवरतीच बाळगला. म्हणून सखोल चौकशी केली असता की मृतकाची पत्नी सौ मंगला याचे आणि तिचे पती रमेश हागे त्याच्यावर चारित्र्याचा संशय घेत असल्यामुळे घरात नेहमी भांडण होत असल्याने त्या भांडणाला कंटाळून रमेश हागे दारू पिऊन आले. झोपले असता त्याच्या डोक्यावरती मुसळीचे घाव मारून जीवे ठार मारले आणि आत्महत्या केली हे दाखवण्यासाठी ते तिचे प्रेत जाळण्याचा प्रयत्न केला असं तपासात निष्पन्न झालेलं आहे. म्हणून सरकारतर्फे फिर्यादी होऊन रमेश हागे याची पत्नी मंगला याची विरुद्ध 302-200 प्रमाणे गुन्हा दाखल करणार असून पुढील तपास चालू आहे. भारत चुनाव आयोग ने 10 मार्च को लोकसभा सार्वजनिक चुनाव कार्यक्रम जाहिर किया, जिसके बाद से आदर्श आचार संहिता लागू की गई. सभी शासकीय विभाग चुनाव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ने जिले में आदर्श आचार संहिता का पालन करने की सूचना जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी जितेंद्र पालकर ने दी. निवडणूक कार्यक्रम काल निवडणूक आयोगाने घोषित केलेला असून त्यामध्ये 6 लोकसभा अकोला मतदारसंघाच्या निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात असून निवडणुकीच्या अधिसूचना 19 तारखेला प्रसिद्ध होणार आहे. नामनिर्देशन पत्र ही 26 तारखेपर्यंत दुपारी 26 तारखेला दुपारी 3 वाजेपर्यंत घेतल्या जाणार आहे. नामनिर्देशन पत्राची छाननी 27 मार्च रोजी होणार असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 29 मार्च 2019 रोजी राहणार आहे. तर मतदानाचा दिनांक हा 18/4/2019 रोजी आहे व मतमोजणी ही 23/5/2019 रोजी होणार आहे. या दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असल्यामुळे सर्वच जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख आणि सर्व पक्षाच्या पक्षप्रमुखांच्या बैठक आम्ही आता दुपारी घेऊन सर्वांना आदर्श आचारसंहितेबाबत डिटेल गाईडलाईन्स उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत व त्यांना सूचना केलेल्या आहेत की त्यांनी त्यांच्या पक्षाची जेवढी काही बोर्ड्स किंवा बॅनर्स किंवा झेंडे किंवा होर्डिंग्ज असतील तर ती तात्काळ 24 तासाच्या आत काढून घ्यावी. व या निमित्तानं मी अकोला पार्लमेंटरी मतदारसंघातील सर्वच मतदारांना देखील आवाहन करतो की त्यांनी या निवडणुकीच्या एकूणच प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावं. यावर्षीच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये 2 महत्त्वाच्या बाबी इन्क्लूड झालेल्या आहेत. त्या म्हणजे व्हीव्हीपॅटचा वापर आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर होत असल्यामुळं प्रत्येक मतदारांनी कोणत्या उमेदवाराला मतदान केलं. नांदुरा की खबर की ओर. नांदुरा स्थित विटाली में स्वास्थ्य धान्य दुकानदार येंडी हिवाले के खिलाफ ग्रामवासियों ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके तहत वितरण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, पर यह कार्रवाई असमाधानकारक होने के कारण गाँव वासियों के 160 कार्ड धारकों ने 5 मार्च को तहसीलदार को ज्ञापन देकर दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन करने की चेतावनी दी. विश्वनाथ शंकर सोळकर विटाडी येथील रहिवासी असून 2017 नोव्हेंबरपासून कंट्रोलवाल्याची तक्रार तहसील कोर्ट नांदुरा येथे करून राहिलो. 2017 डिसेंबरपासून जानेवारी 2018 फेब्रुवारी मार्च या 4 महिन्याचा धान्य कोठा मी लाभार्थी असूनही मला देण्यात आलेला नव्हता. त्याकरता मी तहसीलदार साहेब मॅडम होत्या, दरेकर साहेब म्हणून होत्या, त्यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असता त्यांनी मला लेखी पत्र दिलं. त्यांना समजून सांगितलं सदर स्वस्त दुकानदाराला किंवा यांना धान्य देण्यात यावं, तरी धान्य मिळालं नाही. नंतर मी पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे मॅडम होत्या, नारखेडे मॅडम यांनी मला राशन कार्डाच्या मागून मागच्या पानावर लेखीसुद्धा दिलं,
की यांना मागील 4 महिन्याचं धान्य देण्यात यावं, तरी दिलं नाही. शेवटी पुन्हा मी तहसीलमध्ये गेलो असता तहसीलदार साहेबांनी मला लेखीपत्र दिलं की यांना मागील 4 महिन्याचं धान्य देण्यात यावं, तरी मिळालं नाही. या स्वस्त धान्य दुकानदारांना ते पत्र फाडून फेकलं. मी पुन्हा त्या ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तहसीलदार साहेबांनी त्याचं दप्तर आणलं, दप्तर जमा केलं आणि 2 दिवसात पुन्हा सोडून दिलं. त्यानंतर मी एप्रिल महिन्यामध्ये पुन्हा तक्रार केली. मला घाटलेट वगैरे सर्व मिळते, राशन वगैरे, त्यामुळे घाटलेटचा भाव माझ्याकडून जास्त दराने घेऊन 50 रुपये लिटरनं मला घाटलेट देण्यात आलं. पुन्हा मी तक्रार घेऊन गेलो. तहसीलदार साहेब खंडाडे असताना त्यांनी याबद्दल चौकशी करून न्याय दिला नाही. काही वेळेस तक्रार घेऊन गेलो असतात त्या तहसीलदार साहेबाच्या दालनामध्ये जायला एंट्री भेटत नाही. पुरवठा निरीक्षक पेटकर साहेब जाऊ देत नाही. अशी तक्रार मी तोंडी लेखी तहसीलदार साहेब नांदोरा यांच्याकडे केली. सावळे विटाळी राहणार. माझा भाऊ मयत झालेला 3 वर्षापासून माल खात होता. तो मला 25 किलो धान्य मिळत होतं परमिटवर, पण मला तो 20 किलो धान्य देत होता. तर त्याची कंप्लेंट आम्ही लेखी करायकरता नांदुरा गेलतो. नांदुराहून लेखी कंप्लेंट नावं पायाकरता ऑनलाईन नावं पाहून आलो. 5 नावं सांगल्यावर त्याला सांगलं की भांडणावर आला तो. तर यानं अधिकाऱ्याला फोन लावला तर अधिकारी म्हणे रॉकेल भेटत नव्हतं. अधिकाऱ्याला लावला तर अधिकारी म्हणे तू त्याला अजून 5 लिटर रॉकेल दे म्हणे, त्याला चट्याला आत्महत्या करायला म्हणे. 5 लिटर रॉकेल अजून दे म्हणे तुझ्याकडून की आत्महत्या करायला म्हणे, हे घेऊन जा म्हणे. कोल्हापुर जिले के स्मारक भवन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया BC कामरे गुट की रिपब्लिकन चिंतन शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में प्राध्यापक एडवोकेट आनंद सुर्वे, डॉक्टर TS पाटिल, प्रभाकर जाधव, ज्ञानेश्वर वरखंडकर सहित कई मान्यवर मौजूद थे। इनकी प्रमुख उपस्थिति में पक्ष के नूतन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा साहेब वडगांवकर इनका नागरिक सत्कार किया गया। कई मान्यवरों ने पक्ष के बारे में अपनी बात रखी। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। त्यामुळे या शक्तीला बाजूला सारण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरती आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ॲडव्होकेट कांबळे पक्षाची भूमिका ही राहील की या देशामध्ये RSS, भाजप, सेना या शक्ती ज्या जातांदन धर्मान शक्ती आहेत त्याला बाजूला सारण्यासाठी एकाच एक उमेदवार देऊन जो उमेदवार ताकदवान आहे, जो उमेदवार या RSS शक्तीला बाजूला सारेल त्या ह्याच्यामध्ये आमची मतं जावीत आणि प्रचंड संख्येनं या जात्यान धर्मीचा पराभव करावा आणि ते पराभव आम्ही करणारच या भूमिकेतून या चिंतन परिषदेकडे म्हणजे आम्ही पाहतो आहोत। हे जर गट पाहिले, हे वर्ग पाहिले, हा समूह पाहिला तर मला खात्री आहे की निश्चितपणानं उद्याच्या ह्या निवडणुकीमध्ये आमची जनता, आमचे सैनिक, आमचे अनुयायी, आमचे कार्यकर्ते हे सर्व एका ताकदीनं RSS भाजप सेनेच्या विरोधात लढा देतील आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या ज्या छोट्या मोठ्या परिवर्तनवादी ज्या संघटना आहेत, परिवर्तनवादी जे पक्ष आहेत त्या पक्षाची बळकटी येतील। रिपब्लिकन पक्षातले जे काही समूह आहेत त्यांनाही आम्ही एकत्र करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत आणि या सगळ्यांना घेऊन ही शक्ती, जातांदी शक्ती दूर म्हणजे जाईल याची मी खात्री बाळगतो। आणि एक तुम्हाला सांगतो की आम्ही निर्विवादपणे गोव्याच्या राज्यातल्या ज्या 2 जागा आहेत त्या 2 जागेपैकी 1 जागा आम्ही लढवतो आहोत। कानपुर देहात के ग्राम देवीपुर में रणधीर सिंह की अध्यक्षता में विशाल बुद्ध भीम कथा वाचन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के प्रसिद्ध बुद्ध भीम कथावाचक पूज्य भिक्खु धम्मगुरु बुद्ध प्रिय बौद्ध उर्फ डॉक्टर LPG ने कथा वाचन किया। इस दबे कुचले समाज को जगाने के लिए हमारे माननीय बनते जी मंच पर मंचासीन हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाया जाए और ये दबे कुचले समाज के लोग जो सदियों से इस तरह से सताए गए हैं, एक जानवर से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, इस बेहतर जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए आप सबके बीच जा करके जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्तम है कि बाबा साहब ने हम लोग 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारा समाज है जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ जाकर सदियों से अंधविश्वास में चला आ रहा है।
शिक्षा व्यवस्था कोई ध्यान नहीं दे रहा, पीछे तो पीछे भी ढकेला जा रहा है। मेरा उद्देश्य मुख्य चीज है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संगठित। गांव-गांव में जाकर के ऐसे शिविर समझे, जो ओपन शिविर देते हैं, जो चैलेंज के साथ देते हैं और हमारी जो माताओं बहनों पुरुष सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग शिक्षा की तरफ जाइए और जो मनुवादी वाले त्यौहार है सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि उनसे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। हमारे जो बाबा थे, बाबा के बाबा थे, सारे मनुवादी व्यवस्थाओं की चीज़ों मानते थे। मैंने मानना आज बंद कर दिया तो मैं पढ़ लिख के डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल चला रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा हूँ। जो लोग आज भी मनुवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो अच्छी अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए सिर्फ हम यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी से कहना चाहूँगा, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, कि आप शिक्षा में भागीदारी करिए। और आप जैसे छोटे छोटे जो हम देख रहे हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, बड़े शुक्रगुजार। इसके भी मेरी बात छोटे छोटे जो कस्बों से लेकर के पूरा एक नेशनल तक बात हो जाते तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ। आप लोग कम से कम आके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मीडिया में जुड़े और हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले के मोताला के बबनराव विद्यालय में स्थानीय माउली सेवा संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा महिला दिन के अवसर पर महिला विकास सम्मेलन और भव्य रुग्ण निदान शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई बीमारियों की जांच की गई। इस शिविर में 80 से 90 मरीज मौजूद थे। दिनांक 11 मार्च 2019 को माउली सेवा संस्था एंड चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई और प्रथमेश सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल मोताला इनके संयुक्त विद्यमान से मुफ्त आरोग्य चिकित्सा शिविर महिलाओं के लिए तथा पुरुषों के लिए अल्पदर्मी शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन इस जगह पे हमने किया हुआ है। आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि यहाँ पे जो जागतिक महिला दिन था, वो जागतिक महिला दिन के निमित्त मेरी सुविद्य पत्नी डॉक्टर तेजल शरद काळे इन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की निर्णय समस्या, उनके आजार, उनके विकार, उनको होने वाली परेशानियाँ, इसके बारे में शिविर रखा हुआ था। और इस शिविर में जो भी महिलाएं गरीब घर से या जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं, उन लोगों को कम से कम खर्चे में डिलीवरी, सीजर और बाकी भी जो शस्त्रक्रिया है वो आने वाले साल में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ में ही जनरल सर्जरी के अंतर्गत इस एरिया में जो भी गरीब रुग्ण हैं, जिनको हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, थायराइड, साथ में पेट की किडनी स्टोन, लीवर में होने वाली बीमारियाँ, पित्ताशय खड़े, यानी जो भी उनको परेशानी है वो भी सब हम अल्पदर में उनके शस्त्रक्रिया यहाँ पे करके देने वाले हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो मोताला तालुका है, यहाँ का जो शेतकरी वर्ग है इस साल बहुत परिस्थिति की वजह से वो कमज़ोर हो गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि महिला दिन जो है उसके हिसाब से महिलाओं के साथ में पुरुष कंधे से कंधा लगा के यहाँ पे सब घर को संभालते, देखभाल करते, उनको भी एक सुविधा देनी चाहिए।